सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको आपका चैप्टर नंबर जो 12 है आषाढ़ का पहला दिन, इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी। मैंने आपको शब्दार्थ दिए थे करने को और चित्र बनाकर चैप्टर लिखने के लिए बोला था, आपने लिख लिया होगा। इस कविता में जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, उन्होंने बताया कि किस तरह से जैसे ही आषाढ़ का पहला दिन आता है, पहले दिन का पहले क्षण सबको सबसे ज्यादा किसको इंतजार होता है? हलधर को इंतजार होता है, किसान को इंतजार होता है। क्यों? क्योंकि किसान का पूरा जीवन खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इसमें किसान के बारे में सब कुछ बताया गया है। किसान के बारे में, बरसात के बारे में, उनके नजारे के बारे में बताया गया है। आप अपने प्रश्नोत्तर निकालिए। चैप्टर प्रश्न नंबर 1 पाठ से, किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? क्यों रहता है बताइए? क्यों रहता है किसान को बादलों का इंतजार? इसलिए रहता है जिससे कि वह अपने खेतों को सींच सके, पानी दे सके। ठीक है ना? तो लिखिए आप प्रश्न नंबर 1 का के उत्तर। किसान को बादलों का इंतजार क्यों रहता है? किसान को बादलों का इंतजार इसलिए रहता है क्योंकि इससे वह अपने खेत सींच सकता है। इससे किससे? बरसात से। इससे वह अपने किसके? खुद के। इससे वह अपने खेत सींच सकता है। सींचना मतलब पानी देना। सींच सकता है। अगर बारिश नहीं होगी तो, अगर बारिश नहीं होगी तो तेज गर्मी से उसके खेत जल जाएंगे। इसलिए उसे बादलों का इंतजार रहता है। ठीक है ना? अब प्रश्न नंबर 6, कवि को वर्षा होने पर किसान की याद क्यों आती है? क्यों आती है? क्योंकि किसान अन्नदाता है, किसान ही सबका पेट भरता है। और चूंकि कवि का हृदय कोमल है, इसलिए सबसे पहले वह किसान को ही याद करता है। तो लिखिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। कवि को वर्षा के समय किसान की याद इसलिए आती है क्योंकि किसान की खेती से ही, खेती है ना, फसल से ही, किसान जो उगाता है उससे ही हम सबका पेट भरता है। किसान हमारा अन्नदाता है।
इसलिए किसान की याद आती है सबसे पहले कवि को। ठीक है, लिखिए आप लोग। फिर लिखिए आप प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? क्योंकि बताइए आप, जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीकर ही अपने जीवन को व्यतीत करता है, अपने जीवन को चलाता है, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर देता है प्यासा रहकर, ठीक वैसे ही किसान जो होता है वह बादलों की ओर टकटकी लगा कर देता है, बिना पलक झपके बादलों को देखता है और क्या करता है, यदि बादल आते हैं और बादल से जो पानी गिरता है, बरसात गिरती है, उस बरसात से ही उसके खेत में जीवन का संचार होता है। अर्थात जो बरसात होती है उससे खेत में खेती होती है, फसल लहराती है, और जैसे ही फसल लहराती है किसान का मन प्रसन्न हो जाता है, उसको जीवन मिल जाता है। तो ठीक चातक पक्षी की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है ना? तो हम प्रश्न नंबर 1 का गैर लिखेंगे। लिखिए आप लोग, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों की है? प्रश्न नंबर गैर। प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर गैर चातक पक्षी से क्यों की है? उत्तर लिखिए आप, कवि ने किसान की तुलना, कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से, चातक पक्षी से की है क्योंकि, चातक पक्षी से की है क्योंकि जैसे चातक पक्षी, क्योंकि जैसे चातक पक्षी, चातक मतलब पपीहा पक्षी, क्योंकि जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पीता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, अन्यथा प्यासा रह जाता है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं तो प्यासा ही रह जाता है, प्यासा ही रह जाता है। उसी तरह, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही या उसी तरह, ठीक वैसे ही किसान अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए, ठीक वैसे ही किसान अपनी धरती, धरती है ना खेती, अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए, बुझाना मतलब शांत करना, बुझाने के लिए वर्षा, वर्षा काले काले बादलों से जो गिरने वाली वर्षा है, वर्षा की प्रतीक्षा करता है, वर्षा की प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा छोटी की मात्रा है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करता है, इंतजार, प्रतीक्षा करता है। ठीक जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद पीता है, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर देता है, ठीक वैसे ही अपनी धरती की प्यास बुझाने के लिए किसान वर्षा की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। लीजिए आप, सोच सोच के समझ कर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 2, पाठ से आगे कवि ने कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। वर्षा ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है उसके
बारे में अपना अनुभव बताओ। वर्षा के बाद कौन सी ऋतु आती है? शरद। अभी बारिश खत्म हुई है ना, अभी कौन सी ऋतु? शरद। ठीक है ना, तो कौन सी ऋतु आती है इसके बारे में लिखिए आप। प्रश्न नंबर 2 के उत्तर, वर्षा ऋतु के बाद, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है। शरद यानी ठंड, शरद ऋतु आती है। शरद में सर्दी आती है, तो आप लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। शरद ऋतु में सर्दी आती है, सर्दी प्रारंभ हो जाती है, सर्दी आती है, ठंड पड़ने लगती है। वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में सर्दी प्रारंभ हो जाती है। अब आपको इसका अनुभव बताना है, तो हल्की हल्की सर्दी आती है। स्टार्टिंग में गुलाबी सर्दी बोलते हैं ना, हल्की सर्दी, जिसमें हल्का सा ब्लैंकेट पहन ओढ़कर सोने की इच्छा होती है, हल्का बिल्कुल पतला, दोहर को पहनने ओढ़ने की कोशिश की जाती है। तो लिखिए आप, हल्की सर्दी आती है, हल्की सर्दी आती है तो अच्छा लगता है। गुलाबी ठंड अच्छी लगती है तो अच्छा लगता है। हल्की सर्दी को गुलाबी ठंड बोलते हैं, ठीक है ना, अच्छा लगता है। फिर सर्दी बढ़ती जाती है, फिर सर्दी बढ़ती जाती है। उससे क्या होता है, जैसे ही सर्दी बढ़ती है उसमें बहुत से गर्म कपड़े पहनते हैं। जैसे ही सर्दी चालू होती है उसमें बहुत से गर्म कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। कोहरा जम जाता है, बाहर जो ओस होती है ना, ओस जमने लगती है, कोहरा जम जाता है। दूर जो वस्तु है उसका, दूर का कुछ दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। ये अनुभव है। ये सर्दी जो बरसात की ऋतु, उसके बाद शरद ऋतु आती है। शरद ऋतु में सर्दी पड़ती है, स्टार्टिंग में गुलाबी सर्दी पड़ती है। गुलाबी सर्दी अच्छी लगती है, क्यों? हल्की हल्की सी ठंडी स्टार्ट होती है। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो सर्दी ज्यादा हो जाने पर हम अपने शरीर को बचाने के लिए उसके ऊपर ज्यादा कपड़े पहनने लगते हैं, वूलन कपड़े। कोई एक पहनता है, कोई दो पहनता है, इनर पहनता है मोटा वाला, फिर उसके ऊपर जैकेट पहनता है, फिर कोट पहनता है। इस तरह से अनेक जो खूब सारे कपड़े उनको पहना जाता है। और जैसे सर्दी पड़ती है, कोहरा है वो छाने लगता है, और कोहरे में हमें कुछ सामने दिखाई नहीं देता जब तक कि धूप नहीं आए। जब धूप आती है, कोहरा छटता है, उसके बाद चारों तरफ दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका बताया गया कि किस तरह से वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। प्रश्न नंबर 2 पार्ट 2, प्रश्न नंबर 2 का है, वर्षा ऋतु से पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं? उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सूची बनाओ। उनमें से कुछ लोगों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सूची बनाओ। वर्षा ऋतु से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती हैं? हम इसके बारे में लिखेंगे। लिखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का है, लाइन छोड़ते हुए है लिखिए उत्तर। लिखिए आप, स्टार्ट कीजिए, तरीके से लिखिए। वर्षा ऋतु में पहले लोग क्या क्या तैयारियां करते हैं, कि भाई बरसात ऋतु आने वाली है, उससे पहले क्या क्या तैयारियां की जाती है, ठीक है ना।
तो अब हम लिखेंगे बरसात ऋतु से पहले की होने वाली तैयारियां। देखिए, वर्षा ऋतु से पहले, वर्षा ऋतु से पहले लोग छाते, छाता जाता ना अम्ब्रेला, लोग छाते, बरसातियां, बरसातियां, और जो रेनकोट होता है उसको बरसातियां बोलते हैं हिंदी में, बरसातियां ठीक करवा लेते हैं, ठीक करवा लेते हैं। क्या मतलब है इसका कि जैसे ही बरसात चालू होने वाली है, लोग अपने घर में जो छाते रखी है वो कहीं से टूट गए तो उनको ठीक करने लगते हैं, और जो रेनकोट है, जो बरसातियां हैं, उनको भी कहीं से उधड़ा है, खुला हुआ है तो उसको भी सही करने लगते हैं, ठीक करवाने लगते हैं। मकान में, मकान में मकान में कहीं दरार हो, दरार मतलब क्रैक्स पड़ना, मकान में यदि कहीं दरार हो तो वह भी ठीक करवा लेते हैं, तो वह भी ठीक करवा लेते हैं। यदि घर के अंदर कहीं दरार पड़ रही तो बारिश में पानी अंदर आएगा, तो इस तरह से उस दरार को सही करवा लेते हैं मिस्त्री बुलाकर। अनाज में कीड़ा ना लगे, अनाज में कीड़ा ना लगे इसलिए अनाज में कीड़ा न लगे इसलिए उसमें दवाई डालते हैं, उसमें दवाई डालते हैं। क्या मतलब है इसका कि घर के अंदर जो अनाज रखा है, क्योंकि बारिश होगी तो बारिश से सीलन आ जाएगी, तो सीलन से चीजों को बचाने के लिए, क्योंकि जैसे बारिश होती है चीजों में कीड़ा लगने लगता है, खाद्य सामग्रियों में जल्दी कीड़ा लगता है, तो ऐसे में जो खाद्य सामग्री, जो ड्राई खाद्य सामग्री जैसे कि अनाज, चावल, इनके अंदर दवाइयां डाल दी जाती है। जैसे चावल के अंदर बोरिक एसिड डालते हैं कुछ लोग, जैसे पारद की गोलियां आती हैं उनको डालते हैं, उससे कीड़े नहीं लगते। इस तरह से तैयारियां की जाती है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, पहला दिन। तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे तो उस दिन क्या क्या हुआ था? अपनी याद से, अपने अनुभव से 10 वाक्यों में लिखकर दिखाओ। ठीक है, तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक कुछ पंक्तियों कविता भी लिखकर दिखा सकते हो। अच्छा, तुम तो पहला दिन शीर्षक को कुछ पंक्तियां भी कविता में लिखकर दिखा सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, ठीक है ना। ठीक, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 के तुम अपनी कक्षा में जब पहले दिन आए थे उस दिन क्या क्या हुआ था? उत्तर देखो, जब मैं पहले दिन, प्रथम दिन है ना, जब मैं पहले दिन कक्षा में आया तो एक अजनबी की तरह, मुझे कोई नहीं जानता था, एक अजनबी की तरह बैठा हुआ था। मैं एक अजनबी की तरह, मुझे कोई नहीं जानता था, बैठा हुआ था। सभी बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, सभी बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हमें 10 पंक्ति लिखनी है उसके ऊपर, है ना। लंच
वाले से बात करने में लंच टाइम में मैंने पास बैठे साथी से बात करने के लिए अपने लाए लंच खा लो। अपने लाए हुए लंच को खा लो कहकर, लंच खा लो कहकर बात शुरू की। लंच टाइम में मैंने पास बैठे साथी से बात करने के लिए अपने लाए हुए, हमें लिखवा जगह छोड़ गई है कि शब्द लाए हुए। ये बताइए कौन सा चिन्ह है जो मैंने यहाँ पर ये चिन्ह लगाया है, कौन सा चिन्ह है बताओ? आप लोगों को चिन्ह पढ़ाया ना विराम चिन्ह, ये है संक्षेपक, ये है जो शब्द भूल जाने के बाद लिखा जाता है ना। मेरे को भी याद नहीं आ रहा तुम लोगों के साथ साथ। संक्षेपक चिन्ह तो छोटा होता है, लाघव संक्षेपक चिन्ह। त्रुटिपरक चिन्ह, त्रुटिपरक चिन्ह है ये। त्रुटिपरक चिन्ह मतलब जो चीज हमसे गलती से रह गई, उस शब्द को हमने ऊपर लिखा, तो ये त्रुटिपरक चिन्ह लगाया मैंने। देखो क्लियर लगाती हूँ, और लाए, ठीक है, और यहाँ भी हो गया, तो यहाँ मैंने त्रुटिपरक चिन्ह लगाया, ठीक है ना। हुए तो बैठे साथी से बात करने के लिए अपने लाए हुए लंच को खा लो कहकर बात शुरू की। मैंने अपने दोस्त से कहा मेरा लंच तुम भी खा लो, खाओ मेरे साथ, तो ऐसे मैंने अपनी बात की शुरुआत की। हमारी टीचर ने भी सबसे पहले मेरा नाम पूछा। सबसे पहले मेरा नाम पूछा। टीचर ने एक अच्छे विद्यार्थी से, अध्यापक ने एक अच्छे मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट से, अच्छे विद्यार्थी को कहा, टीचर ने एक अच्छे विद्यार्थी को कहा कि वह अपनी कॉपियां, क्योंकि मैं काम तो कैसे करूंगा ना, मुझे पता ही नहीं क्या काम मिला, अपनी कॉपियां मुझे दिखा दे या दे दे, मुझे दिखा दे, ताकि मैं, देखो आप ये सब, मुझे दिखा दे। लिया, मुझे दिखा दे। अच्छे विद्यार्थी को बोला कि मुझे अपनी कॉपियां दिखा दे। इसलिए दिखा दे ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं, ताकि मैं अपना काम पूरा कर सकूं। टीचर बहुत अच्छी हैं, टीचर बहुत अच्छी हैं। मेरे सभी साथी धीरे धीरे, मेरे सभी साथी धीरे धीरे मुझसे बातें करने लगे।
मुझसे बातें करने लगे। गेम्स पीरियड में, गेम्स या खेलने के पीरियड में, अब आपको ऐसे लिखना है क्योंकि आपको उनके हिंदी शब्द नहीं पता होता, आपको अपने अनुभव बताने हैं। तो गेम्स पीरियड में, गेम्स पीरियड में हम साथ खेले, हम साथ साथ खेले, हम साथ साथ खेले। पहले दिन ही मुझे, पहले दिन ही मुझे बहुत अच्छा लगा स्कूल जाना, बहुत अच्छा लगा। पहले दिन ही मुझे मजा आया स्कूल में। तो इस तरह से पहले दिन जब स्कूल पहुंचा तो पहुंचने पर एक विद्यार्थी को क्या फीलिंग रहती है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब इसी का ख्याल लिखिए। ये ख में कविता है, हम 8 पंक्तियां लिखेंगे कविता की, ठीक है ना। आप ये लिख लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर देती हूँ। क्या क्वेश्चन है? तुम चाहो तो पहला दिन शीर्षक पर कुछ पंक्तियां की कोई कविता भी लिखकर दिखा सकते हो। तो आप क्या लिखिए, ख को लिखकर उत्तर लिखिए। हम शीर्षक है हमारे पास पहला दिन, ठीक है। तो हम सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे पहला दिन, और शीर्षक लिख के हम कविता की 8 पंक्तियां लिखेंगे। देखिए, पहले दिन मैं, पहले दिन में स्कूल को पहुंचा, कॉमा। दूसरा लाइन, टीचर जी ने मेरा नाम था पूछा, टीचर जी ने मेरा नाम था पूछा, बड़े प्यार से मुझे बैठाया, बड़े प्यार से मुझे बिठाया, अच्छा अच्छा पाठ दिखाया, पढ़ाया, अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाया। बनना है, मजा आ रहा है, लिखिए। और अच्छा अच्छा पाठ पढ़ाया, आगे किसमें, साथी भी थे मेरे अच्छे, साथी भी थे मेरे अच्छे, पढ़ने में कुछ बढ़िया, देखो, पढ़ने में कुछ बढ़िया पर कुछ कच्चे, सारे अच्छे पढ़े होते हैं, कुछ कच्चे हैं ना, कमजोर भी होते हैं, कुछ कच्चे। पढ़ने में थे बढ़िया पर कुछ कच्चे, और इसको पर सब थे मन के सच्चे, पर सब थे मन के सच्चे, मुझे लगा बहुत ही अच्छा, मुझे लगा बहुत ही अच्छा, मुझे लगा बहुत ही अच्छा पहले दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, पहले दिन जब मैं
ऊंचा। समझ में आया? इस तरह से हम कविता अपने आप से भी बना सकते हैं। देखिए आप, प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। अब प्रश्न नंबर 4, क्या होगा अगर वर्षा बिल्कुल ना हो, अगर वर्षा बहुत अधिक हो, अगर वर्षा बहुत ही कम हो, वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो, वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो, तो क्या हो? बेटा दो। देखिए प्रश्न नंबर 4, क्या होगा अगर, देखिए प्रश्न नंबर 4, सोचो समझो बताओ। देखिए प्रश्न नंबर 4, क्या होगा क्या होगा अगर वर्षा बिल्कुल ना हो? उत्तर लिखिए, अगर वर्षा बिल्कुल ना हो, अगर वर्षा बिल्कुल ना हो तो सूखा पड़ जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा, तो सूखा पड़ जाएगा। नदी नाले सब सूख जाएंगे, नदी नाले सब सूख जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा सब जगह से, नदी नाले सब सूख जाएंगे। धरती में दरार आ जाएगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे, चटक जाएगी, धरती में दरार आ जाएगी, कई जगह पर दरार आ जाएगी। खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी, खाने को अनाज नहीं मिलेगा, खाने को अनाज नहीं मिलेगा। वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा? ये होगा प्रश्न नंबर 6, क्या होगा अगर वर्षा बहुत अधिक हो? अतिवृष्टि अनावृष्टि दोनों ही नुकसानदेह। अनावृष्टि यानी अकाल पड़ जाना, चारों तरफ सूखा सूखा, त्राही त्राही। अतिवृष्टि अत्यधिक बरसात का होना, बाढ़ आ जाना, चारों तरफ त्राही त्राही, दोनों ही स्थिति खराब है। अगर वर्षा बहुत अधिक होगी, लिखो उत्तर लिखो, अगर वर्षा बहुत अधिक होगी तो, अगर वर्षा बहुत अधिक होगी तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, सब कुछ पानी में बह जाएगा, सब कुछ पानी में बह जाएगा, यानी तैरने लगेगा। जन और माल, जन माल मतलब समझते हो, जन यानी लोगों की और माल यानी सामग्रियों की, जन माल को हानि होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर क्या है? क्या होगा अगर वर्षा बहुत ही कम हो? बरसात हो लेकिन कम हो, उससे क्या होगा? उससे गर्मी और उमस बढ़ जाएगी। जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत गर्मी और उमस, घुटन जैसी महसूस हो जाएगी, क्योंकि जमीन तो गर्म है, गर्मियों के बाद बरसात आती है, तो जमीन गर्म है और बारिश नहीं आएगी और कम बारिश आएगी, तो जमीन के अंदर जो तापमान है वो आसमान के ऊपर उठने लगेगा धीरे धीरे पानी के चक्कर में, और इस
आ जाएगा, परेशानियां होंगी। क्या अगर वर्षा बहुत कम होगी, अगर वर्षा बहुत कम होगी तो गर्मी तथा उमस रहेगी। पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा। पर्यावरण है ना, वातावरण। पर्यावरण ठीक नहीं रहेगा, होगा देखो, ठीक नहीं होगा। बहुत अच्छा अनाज नहीं होगा, अनाज तो होगा लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। बहुत अच्छा अनाज, बहुत अच्छा अनाज नहीं होगा। कहीं कहीं पानी की कमी भी हो जाएगी। कहीं कहीं पानी की जो जल स्तर है धरती का वो नीचे गिर जाएगा। कहीं कहीं पानी की कमी भी हो जाएगी, अर्थात लोगों को पीने के पानी की समस्या आ जाएगी यदि बारिश कम होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का है, क्या होगा अगर वर्षा हो मगर आंधी तूफान के साथ हो? आंधी तूफान के साथ तो वर्षा कैसे होती है? सारे पेड़ पौधों को, फसलों को नुकसान कर देती है, कोई फायदा नहीं उसका। इस तरह की बरसात तबाही लाती है। ठीक है ना, लिखिए प्रश्न नंबर 4 है उत्तर वर्षा अगर आंधी तूफान के साथ होगी, वर्षा अगर आंधी तूफान के साथ होगी तो वर्षा अगर आंधी तूफान के साथ होगी तो बहुत नुकसान होने की आशंका होगी। तो बहुत नुकसान है ना, हानि, बहुत नुकसान होने की आशंका, शंका बनी रहेगी, आशंका होगी, रहेगी। पेड़ मकान आदि टूट सकते हैं, पेड़ मकान आदि टूट सकते हैं। जनमाल दोनों को हानि होगी, जनमाल दोनों की हानि होगी, अर्थात दोनों को नुकसान होगा, जनता को भी होगा और सामग्रियों को भी होगा। नेक्स्ट इसका है, वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो तो मजा आएंगे, हम तो घर में रहेंगे, बारिश में नहाएंगे धोएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वर्षा हो मगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टियां हो तो लिखिए आप, वर्षा में अगर हमारी छुट्टियां हो तो बहुत अच्छा लगेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा।
बारिश में नहाएंगे। साथियों के साथ पिकनिक पे जाएंगे। साथियों और परिवार के साथ, साथियों और परिवार के साथ पिकनिक पर भी जाएंगे। समझ आ रहा है ना? इस तरह से बहुत मजा आएगा। अब प्रश्न नंबर 5। कल्पना की बात। कवि अपनी कल्पना से शब्दों में हेरफेर द्वारा कुछ चीजों के बारे में ऐसी बातें कह देता है जिसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तुम भी अपनी कल्पना से किसी चीज के बारे में जैसी भी बात बताना चाहो बता सकते हो। ध्यान रहे उन बातों में किसी को कोई नुकसान न हो। शब्दों के फेर बदल में तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। चलो इसे भी करा देती हूँ, लिखिए। प्रश्न नंबर 5 लिख दिया। लाइन छोड़ दीजिए। प्रश्न नंबर 5 उत्तर क्या कहेंगे? डायरेक्ट है। लिखिए, मैं एक खेत की सैर करने गया। सैर यानी घूमने। एक खेत की सैर, मैं एक खेत की सैर करने गया। पीली सरसों के खेत लहरा रहे थे। पीली सरसों के खेत लहलहा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो, ऐसा लग रहा था मानो हरी मखमली जमीन पर, हरी मखमली, मखमल जैसी सॉफ्ट, हरी मखमली जमीन पर पीली चादर, पीली चादर पड़ी है, बिछी हुई है, पड़ी है। चादर यानी बेडशीट। उस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें, उस पर ओस की छोटी छोटी बूंदें चमकते हुए, छोटी बूंदें चमकते हुए मोती और हीरे जैसी, मोती और हीरे जैसे लग रहे हैं। समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे खेत में गया जहां पर सरसों मस्टर्ड का पौधा था और चारों तरफ हरियाली थी, पौधा तैयार था। पीली पीली सरसों का जो फूल होता है वो चारों तरफ फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था नीचे ग्रीन, ऊपर येलो। ऐसा लग रहा था धरती पे मखमल ग्रीन कलर का बिछा है और ऊपर से चादर फैला रखी है और उसके ऊपर ओस की छोटी छोटी बूंदें, आपने ओस कभी तो पढ़ी ना, ओस की छोटी छोटी बूंदें चारों तरफ। जैसे ही सूरज निकला वैसे उसके ऊपर ऐसी रोशनी हो रही थी मानो तारे और मोती चमक रहे थे। ठीक है, तुम्हारा कवि और सबकी कविता। देखिए प्रश्न नंबर 6। तुमने इस कविता में कवि जिसने इस कविता को लिखा उसके बारे में जाना। इसी कविता में एक और कवि कालिदास के बारे में जाना। तुम बताओ तुम्हारे प्रदेश और तुम्हारी मातृभाषा में तुम्हारे पसंद के कवि कौन कौन से? हिंदी के तो मैं बता सकती हूँ, तुम्हारी मातृभाषा के तो मुझे पता नहीं। उनमें से किसी एक कवि की कोई खूब सुंदर सी कविता जो तुम्हें पसंद हो को हिंदी में अनुवाद करके अपने साथियों को सुनाओ। ये आप एक्टिविटी में करिए। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी में करके लाइए। अपनी अपनी मातृभाषा में जो कवि हैं उन कवियों को आप बताइए कि कौन कौन से कवि हैं, उनमें से आपको कौन सा पसंद है और उस पसंद वाले कवि की जो पंक्तियां हैं, जैसे आपकी जो भी लैंग्वेज है आपकी मातृभाषा उसकी
रूपांतरण कीजिए। लिखना हिंदी में, जो शब्द आपको दिए हैं उनको हिंदी में लिखते जाइए, समझ गए? प्रश्न नंबर 7, नमूने के अनुसार नीचे शब्दों के बदलते रूप को दर्शाने वाला नमूना दिया गया है, उसे देखो और अपनी सुविधानुसार दिए गए शब्दों को बदलो। ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है, क्रिया में परिवर्तित करना है। गिरना, उठना, पढ़ना, करना, फैलाना, सुनना, ये सब क्रियाएं हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 7 लिखेंगे। 7 की खुलासा है, लिख लीजिए आप। क्रियाओं को दूसरी क्रियाओं में क्रिया के बारे में बताया गया, परिवर्तित किया गया क्रिया को, शब्द के हिसाब से क्रिया को परिवर्तित किया गया। जैसे आपके नमूना में है ना, गिरना, गिराना, गिरवाना। अब है आपका प्रश्न नंबर 6 लिखिए आप, क्योंकि ये आपके वो आप एक्टिविटी में लिखेंगे। कंटिन्यूअस करते हुए 6 लिखकर कह रहे हैं आप उठना, आपका जो एग्जाम्पल है वो लिख लीजिए। फिर सेकंड फर्स्ट में लिखिए आप उठना, उठना का लिखिए उठाना, उठवाना। सेकंड पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। करना, थर्ड नंबर पे लिखिए करना, कराना, करवाना। कराना और करवाना एक ही चीज है। फिर है पहनना, फोर्थ नंबर पर पहनना, पहराना, पहरवाना। फिफ्थ नंबर पर सुनना, सुनाना, सुनवाना। देखो अब इसमें क्रियाओं को वचन के हिसाब से परिवर्तित करते हैं। जैसे उठना, मैं आज 6 बजे उठा। उठाना, मेरी माँ ने मुझे आज 6 बजे उठाया। उन्होंने कब किया? उठवाना, मेरी माँ ने पिताजी से मुझे 6 बजे उठवाया। समझ में आया? पढ़ना, मैं आज किताब लेकर पढ़ने बैठा। पढ़ाना, मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाया। पढ़वाना, मेरी टीचर ने दूसरे बच्चों से किताब खोलकर पढ़वाया। इस तरह से क्रियाओं के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। यह बात आपको मैं जैसे वचन सिखाऊंगी उस दिन समझाऊंगी, ठीक है ना। थैंक यू।